हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। उस लड़की को रोते हुए देखकर तक्षक ने खुद उसे उसके पेरेंट्स के पास छोड़ने का सोचकर और उसका हाथ पकड़कर मार्केट के अंदर वाले रास्ते की तरफ बढ़ गया। वो मार्केट मनाली की फेमस मार्केट थी, इसलिए इस वक्त वहाँ पर बहुत सारे लोगों का आना जाना था। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन अपनी गाड़ी में बैठा था और ड्राइवर ने अचानक से ब्रेक लगाई। अर्जुन ने ड्राइवर की तरफ देखा तो ड्राइवर सामने की तरफ देखते हुए बोला, सर यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, अगर आप इंतज़ार कर सकते हैं तो ठीक है, वरना मैं आपको दूसरे रास्ते से होटल तक लेकर जा सकता हूँ। अर्जुन को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो जब से मनाली आया था तब से ही उसे एक बेचैनी सी महसूस हो रही थी, इसलिए उसने ड्राइवर को दूसरे रास्ते से होटल चलने के लिए कहा। ड्राइवर ने गाड़ी बाजार वाले रास्ते की तरफ घुमा दी। मार्केट में प्रथम, आरजू और मन्नत तीनों पैदल पैदल चल रहे थे। आगे ही कुछ दूरी पर एक चाट पकोड़े की एक बहुत बढ़िया दुकान थी, जहां प्रथम उन्हें लेकर जा रहा था। शुरू से ही प्रथम मनाली में रहा था, तो वो वहाँ की मार्केट के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानता था। तीनों एक चाट पापड़ी वाली दुकान के बाहर आए और प्रथम ने स्टॉल पर खड़े लड़के को उन्हें गोलगप्पे खिलाने के लिए कहा। मन्नत के चेहरे से तो मुस्कुराहट ही नहीं जा रही थी। तारिणी जी उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखती थी और उसे ऐसी चीज़ें बिल्कुल नहीं खाने देती थी। हमेशा उसे हेल्दी खाना खाने को देती थी। स्टॉल वाले ने आरजू और मन्नत को गोलगप्पे खिलाना शुरू किया। प्रथम की नज़रें तो आरजू पर टिकी हुई थी, जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, और ये मुस्कुराहट उसे बहुत कम देखने को मिलती थी। हमेशा मायूस सा चेहरा और सूनी आँखें, लेकिन अब आँखें भी चमक रही थी और होंठ जिन पर मुस्कुराहट खिल रही थी वो और भी ज़्यादा गुलाबी लग रहे थे। अचानक आरजू का धक्का लगा और वो खांसने लगी। उसे खांसते हुए देख प्रथम ने उसे जल्दी से पानी का गिलास दिया। आरजू ने बड़ी मुश्किल से पानी पिया, लेकिन अभी भी उसे मिर्ची बहुत ज़्यादा लग रही थी। वो बहुत कम मिर्ची खाती थी, लेकिन अब शौक शौक में उसने खा तो लिया, लेकिन अब उसे प्रॉब्लम हो रही थी। प्रथम ने सामने की तरफ देखा तो एक चॉकलेट शॉप थी। वो उस शॉप की तरफ जाने लगा, लेकिन आरजू ने उसे रोका और मन्नत का ध्यान रखने का बोलकर वो खुद उस शॉप की तरफ बढ़ गई। वहीं तक्षक उस लड़की को लेकर मार्केट के अंदर तो आ चुका था, लेकिन ना ही अब तक उसके पेरेंट्स मिले थे और ना ही वो लड़की चुप हो रही थी। तक्षक को वो चॉकलेट शॉप दिखाई दी तो वो उस लड़की का हाथ पकड़कर उस शॉप के पास आया और वहाँ से कुछ चॉकलेट्स ली। चॉकलेट लेने के बाद वो घूमा तो अचानक से उसकी आंखें बड़ी हो गई और दिल की धड़कन एकदम तेज़ी से बढ़ गई। उसका दिल ज़ोरों से धक धक कर रहा था। उसके बिल्कुल सामने आरजू खड़ी थी। उसके हाथ कांपने लगे, जिससे उसके हाथों में पकड़ी हुई चॉकलेट नीचे गिर गई और वो अपनी आँखों पर यकीन नहीं होने वाला रिएक्शन देने लगा। तभी किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसे खींचा और एक औरत उसे गुस्से से देखते हुए बोली, बच्चा चोर, तू हमारा बच्चा चुराने की कोशिश करता है। तक्षक ने जल्दी से उससे अपना हाथ छुड़वाकर वापस सामने की तरफ देखा, लेकिन अब वहाँ पर कोई भी नहीं था। वो जल्दी से इधर उधर भागने लगी, लेकिन वहाँ पर अब उसे कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। उसकी सांसें बहुत ज़्यादा गहरी हो गई, हाथ पैर बिल्कुल फूल चुके थे। उसने जल्दी से उस शॉप वाले से पूछा, लेकिन शॉप वाले ने मना कर दिया, ये कहकर कि वो दूसरे कस्टमर के साथ बिजी था। तक्षक लंबी लंबी सांसें लेता हुआ बोला, आरजू यहीं थी। आरजू, मैंने खुद देखा था। आरजू, वो लड़की आरजू ही थी। नहीं, मेरी आंखों को कोई धोखा नहीं हो सकता। वो लड़की सच में थी
वो लड़की आरजू ही थी। बोलते हुए वो अभी भी इधर उधर भाग रहा था। वहीं दूसरी तरफ एक काउंटर के पीछे छिपी हुई आरजू ने अपने होठों पर अपने हाथ रख रखे थे और गहरी गहरी सांसें ले रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और चेहरा पूरा पसीने से भर रहा था। वो वहीं पर नीचे एक काउंटर के पीछे छिपी हुई थी और सबसे ज़्यादा तकलीफ़ उसे तक्षक के मुंह से आरजू सुनकर हो रही थी, जबकि तक्षक हमेशा उसे स्नोफ्लेक बुलाता था। वो रोते हुए मन ही मन बोली, मुझे पता था जब भी आपको मेरी सच्चाई पता चलेगी तो सारी मोहब्बत आपके दिल से उतर जाएगी। आखिर आप उस लड़की को मोहब्बत क्यों करेंगे जिसे न जाने पहले ही कितने लोगों ने। बोलते बोलते वो चुप हो गई और अपने होठों को और भी ज़्यादा कसकर दबाते हुए उसने अपनी आंखें कसकर भींच ली और रोने लगी। प्रथम मन्नत की तरफ देखते हुए बोला, सच में ये लड़की जब भी आपके साथ होती है तो एकदम खुरापाती बन जाती है। पहले इतने सारे गोलगप्पे खा लिए और अब न जाने कितनी चॉकलेट खाकर आएगी। मन्नत को आरजू की फिक्र हो रही थी क्योंकि उसे गए लगभग 5 से 10 मिनट हो गए थे। वो प्रथम की तरफ देखते हुए बोली, अगर आप बुरा ना माने तो क्या हम उसे उस शॉप पर लेने चलें? प्रथम मुस्कुराया और बोला, दीदी इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है, चलिए वहीं पर जाकर उसे वापस खींच कर लाते हैं। मन्नत मुस्कुराई और प्रथम के साथ उस शॉप की तरफ बढ़ गई। तक्षक आरजू को ढूंढता हुआ दूसरी तरफ जा चुका था। अर्जुन अपनी गाड़ी में बैठा बाहर की तरफ देख रहा था। वो एकदम अचानक से ड्राइवर से बोला, स्टॉप स्टॉप स्टॉप, गाड़ी रोको। उसके बोलने पर ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी और अर्जुन जल्दी से गाड़ी से बाहर आया। गाड़ी से बाहर निकलते ही एक लड़की से उसकी टक्कर हो गई और वो गुस्से से उस लड़की की तरफ देखने लगा। अगले ही पल उसने सामने की तरफ देखा तो वो उस तरफ भागा। आरजू मन्नत के गले लगी हुई थी और इस वक्त दोनों एक गली के बिल्कुल अंदर वाली तरफ थे। आरजू ने जब मन्नत को अपने पास आते देखा तो जल्दी से उस काउंटर में से बाहर निकली और मन्नत का हाथ पकड़कर उसे दूसरी तरफ घुमाकर गली के अंदर ले गई। प्रथम तो उसे देखकर ही हैरान रह गया। वो भी जल्दी से उनके पीछे पीछे आया। वही जब मन्नत उस काउंटर के पास पहुंचने वाली थी तभी गाड़ी में बैठे अर्जुन की नज़र उस पर गई थी। वो गाड़ी में से बाहर आया था लेकिन टक्कर होने की वजह से उसकी नज़रें एक पल के लिए हटीं और अगले ही पल मन्नत उसके सामने से गायब हो गई। उसका दिल भी ज़ोरों से धक धक कर रहा था। वो अपनी जगह पर सुन्न होकर खड़ा था। तभी किसी ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और आवाज़ आई, एक्सक्यूज़ मी, अभी आपने एक लड़की को यहाँ पर। चौंक कर उसने चेहरा घुमाकर देखा तो उसके सामने तक्षक खड़ा था। तक्षक ने भी हैरानी से उसे देखा और जल्दी से उस पर से अपना हाथ हटा लिया। दोनों ही एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और दोनों के चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। वहीं दूसरी तरफ प्रथम आरजू की तरफ देखते हुए बोला, मुफिन, तुम ठीक तो हो ना? अचानक से तुम्हें क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। किसी ने कुछ कहा क्या? बोलकर उसने मन्नत की तरफ देखा और इशारों ही इशारों में आरजू के बारे में पूछा, लेकिन मन्नत ने अपना चेहरा ना में हिला दिया। वो आरजू को चुप कर रही थी। उसे नहीं समझ आ रहा था कि अचानक से आरजू को हुआ क्या। मन्नत ने उसे खुद से अलग किया और उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम कर बोली, घर चले हम? आरजू ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया। प्रथम ने मन्नत से कहा, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। कहकर वो वहाँ से चला गया और कुछ ही पलों में गाड़ी लेकर वहाँ आया। मन्नत ने आरजू को गाड़ी में बिठाया और गाड़ी तारिणी निवास के लिए निकल गई। वहीं अर्जुन और तक्षक अभी भी एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन दोनों में से किसी ने भी कुछ कहा नहीं और एक गहरी सांस लेकर दोनों ही अलग अलग रास्ते पर चल दिए। पर दोनों के ही दिमाग में बहुत कुछ घूम रहा था। दोनों को इतना तो यकीन था कि उन्होंने जो देखा वो उनका वहम नहीं था। तक्षक अपनी गाड़ी में आकर बैठा
और अपनी आंखें बंद कर ली। वो उस पल को याद कर रहा था जब वो चॉकलेट लेकर घूमा और उसकी आंखों के सामने आरजू थी, रेड कलर का फ्रॉक सूट पहने, खुले बाल, चेहरे पर वही सादगी और आंखों में हल्की हल्की नमी। एक लंबी सांस लेते हुए उसने अपनी आंखें खोली। इस वक्त उसकी आंखें बेहद लाल हो चुकी थी। उसने स्टीयरिंग पर ज़ोर से हाथ मारा और गुस्से से बोला, मैं अभी भी तुम्हारे लिए तड़प रहा हूँ और तुम अभी भी मुझसे छिप रही हो। मैं ये कभी नहीं भूलूंगा। बोलते हुए उसके चेहरे पर बेहिसाब गुस्सा झलक रहा था। उसने गाड़ी स्टार्ट की और होटल की तरफ बढ़ा दी। कुछ देर बाद अर्जुन होटल में सोफे पर बैठा था और उसके सामने थी वाइन की एक बोतल और एक खाली गिलास। उसके चेहरे की वो बड़ी हुई दाढ़ी, सूनी लाल आंखों के नीचे काले घेरे बताते थे कि भले ही वो मन्नत को नफरत करने के दावे करता हो, लेकिन आज भी वो एक पल के लिए भी मन्नत को नहीं भूला है। वो गुस्से से कांपते हुए बोला, भले ही मैं बेचैन हूँ तुम्हारे लिए, लेकिन ये बेचैनियाँ सिर्फ तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहती हैं ये तुमसे कि क्यों बेइंतहा मोहब्बत के बदले मुझे तिनका भर विश्वास नहीं मिला। ना ही मुझे तुम्हारा इंतज़ार है और ना ही अब मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में चाहता हूँ तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने सवाल का जवाब, आई जस्ट हेट यू। बोलते हुए उसने वो वाइन से भरी हुई बोतल उठाई और गिलास में डालने लगा, लेकिन उसके हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे। अगले ही पल गुस्से से कांपते हुए उसने उस बोतल को ज़मीन पर पटक के मारा। उसकी आंखों में एक समुंदर दिखाई दे रहा था, समुद्र जो दर्द से भरा हुआ। मुंबई राठौड़। तारा बिस्तर पर लेटी हुई थी और निर्भय ने उसका हाथ अपने हाथ में थाम रखा था। वो न जाने कब से उससे बातें कर रहा था। तभी उसकी नज़र तारा के नाखून पर गई जहाँ पर नेल पेंट उतरी हुई थी। वो उसके नाखूनों की तरफ देखते हुए बोला, ये क्या बबल गम, इतनी जल्दी तुम्हारे नेल पेंट उतर गई? तुम भी ना खुद पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती हो। बट डोंट वरी, मैं हूँ ना तुम्हारे लिए। जस्ट वेट ए मिनट। बोलते हुए वो अपनी जगह से उठा और सामने ड्रेसिंग की तरफ गया। एक रेड कलर की खूबसूरत सी नेल पेंट लेकर वो वापस तारा के पास आया और मुस्कुराते हुए उसे देखने लगा। लेकिन तारा की नज़रें भी उसकी तरफ नहीं घूमी, पर निर्भय को जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। उसने मुस्कुराते हुए उसके हाथ को अपने हाथ में थामा और उस पर नेल पेंट लगाने लगा। सुबह का वक्त, मनाली। तक्षक अपने कमरे में था। कल रात से ही वो एक पल के लिए भी नहीं सोया था। उसकी आंखों के सामने बार बार आरजू का चेहरा घूम रहा था। रेड कलर के फ्रॉक सूट में वो उसे एक पल के लिए दिखाई दी, लेकिन अब हर दूसरे पल ही तक्षक को ऐसा लग रहा था जैसे वो उसके बिल्कुल सामने खड़ी है। लेकिन जैसे ही वो अपना हाथ आगे बढ़ाता, आरजू गायब हो जाती। पूरी रात उसकी सोफे पर बैठे बीत गई। सुबह होने पर वो बेड पर आया और जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, वो नींद में चला गया। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन भी सो रहा था। पूरी रात वो शराब पीता रहा और खुद से ही बोलता रहा कि वो मन्नत से बेहिसाब नफ़रत करता है, और ये नफ़रत उसकी आंखों में बार बार आंसू दे रही थी। सुबह होते होते वो भी सोफे पर बैठा ही गहरी नींद में चला गया। अब सुबह के करीबन 12 बज चुके थे। दोनों रूम के बाहर ही सर्विस बॉय खड़े थे और आरजू भी उनके साथ खड़ी थी। सुबह से सर्विस बॉय उन दोनों के रूम को बार बार नॉक करके जा चुके थे, लेकिन अंदर से कोई दरवाज़ा ही नहीं खोल रहा था। इसलिए अब आरजू खुद वहाँ पर आई थी ताकि पता कर सके कि आखिर प्रॉब्लम है क्या। प्रथम ने स्पेशली उसे दोनों गेस्ट को अटेंड करने के लिए कहा था। उसने तक्षक के रूम का दरवाज़ा नॉक किया, लेकिन किसी ने अंदर से दरवाज़ा खोला ही नहीं। तो अब उसने अर्जुन के रूम का दरवाज़ा नॉक किया। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला। आरजू एकदम से पीछे हट गई
क्योंकि जैसे ही दरवाज़ा खुला एक अजीब सी स्मेल आई। पूरी रात अर्जुन शराब पीता रहा तो स्मेल आना तो लाजमी था। वहीं सामने आरजू को देखकर भी अर्जुन थोड़ा पीछे हट गया। उसकी आंखें अभी भी पूरी तरह से खुल नहीं पा रही थी। आरजू थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, वो रूम क्लीनिंग। अभी वो बोल ही रही थी कि अर्जुन पूरा पीछे हट गया और दरवाज़ा खोलकर अंदर आने का इशारा करते हुए बोला, हाँ हाँ करो करो, रूम क्यों, सब क्लीन कर दो, मेरे दिमाग को भी क्लीन कर दो। ना उसकी याद आएगी और ना मैं तड़पूंगा। मेरे दिल से दिमाग से उसकी यादें हटा दो। बोलते हुए वो जाकर सोफे पर बैठ गया। आरजू उसे देखकर हैरान थी। उसने अंदर की तरफ झांक कर देखा तो नीचे शराब की बोतल पड़ी थी जो पूरी तरह से टूट चुकी थी। पूरा कांच चकनाचूर होकर ज़मीन पर बिखरा हुआ था। अगर वो उसे साफ नहीं कराती तो वो कांच अर्जुन को भी चुभ सकता था। इसलिए उसने रूम बॉय को इशारा किया और रूम क्लीन करने के लिए कहा। कमरे की हालत देखकर आरजू इतना तो समझ चुकी थी कि अर्जुन के दिल की हालत भी उसके कमरे की तरह ही है। उसे देखते हुए उसे अपना दर्द भूलता हुआ महसूस हुआ। कहते हैं मोहब्बत करना इबादत है, लेकिन कई बार यही मोहब्बत गुनाह बन जाती है और उसकी सज़ा जिस्म को नहीं दिल को मिलती है। लड़कों को सफाई करने का बोलकर वो वहाँ से जा ही रही थी कि अर्जुन उसे देखते हुए बोला, क्या तुम मेरे दिल की सफाई भी कर सकती हो? मुझे उस बेवफा की हर याद मिटानी है। उसकी बात सुनकर आरजू के कदम रुक गए और ना चाहते हुए भी वो रूम के अंदर आ गई। उसने अर्जुन की तरफ देखा जिसकी आंखें बेहद लाल थी। हालांकि आरजू हर दूसरे शख्स से डर जाया करती थी, उसे किसी आदमी के पास जाने से बहुत ज़्यादा डर लगता था। मनोहर जी के साथ भी घुलने मिलने में उसे बहुत वक्त लगा था, लेकिन अर्जुन से उसे एक अपनापन सा महसूस हो रहा था। वो अर्जुन के बिल्कुल पास सोफे पर आई और उसकी तरफ देखते हुए बोली, आपको कुछ चाहिए क्या? अर्जुन की आंखें बंद थी और उसने अपना सर सोफे पर टिका रखा था। देर रात तक पीने की वजह से अभी भी उसका नशा नहीं उतरा था। अपनी आंखें बंद किए ही वो लड़खड़ाती जुबान के साथ बोला, हाँ चाहिए, उसकी यादों से आज़ादी चाहिए। बोलते हुए उसकी आंखें नम हो गईं और उसकी हालत देखकर आरजू की भी आंखें नम हो गईं। कल सुबह जब अर्जुन ने उसकी मदद की थी तो ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, लेकिन अब आरजू जिस अर्जुन को देख रही थी ऐसा लग रहा था जैसे वो न जाने कितना ही कमज़ोर हो। वो घुटनों के बल नीचे ज़मीन पर बैठ गई और अर्जुन के हाथ पर हाथ रखकर बोली, आप बहुत प्यार करते हैं किसी से? अर्जुन ने हल्की सी नज़रें घुमाकर उसकी तरफ देखा। आरजू उसकी आंखों की तरफ देखकर सहम गई। एकदम खून जैसी लाल आंखें, कोई भी देखे तो उसका दिल दहल जाए। अर्जुन ने वापस अपनी आंखें बंद कर ली और बोला, प्यार तो बहुत छोटा लफ्ज़ है। इबादत की थी मैंने उसकी, मेरी मोहब्बत थी मेरी मन्नत। मन्नत लफ्ज़ सुनकर आरजू की आंखें बड़ी हो गई। उसका हाथ जो अर्जुन के हाथ पर था वो बुरी तरह से कांपने लगा। अर्जुन ने दोबारा उसकी तरफ देखा और बोला, मेरी मन्नत मेरी मोहब्बत थी, लेकिन मेरी मोहब्बत अधूरी रह गई और मेरी मन्नत मुझे तोड़ गई। बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू की एक बूंद निकल ही गई। एक पल के लिए जैसे आरजू की धड़कन ही रुक चुकी हो। तभी एक सर्विस बॉय ने उसे आवाज़ लगाई, मैम रूम क्लीन कर दिया है, आप यहीं रुकेंगी या फिर? वो बोल ही रहा था कि आरजू जल्दी से अपनी जगह से खड़ी हो गई। उसने अपने होठों पर अपना हाथ रख लिया था। एक नज़र फिर से उसने अर्जुन की तरफ पलट कर देखा और फिर जल्दी से रूम से बाहर निकल गई। अब वो वहाँ एक पल भी नहीं रुक सकती थी, इसलिए कॉरिडोर से होते हुए वो नीचे आ गई। उसके जाने के बाद अभी सर्विस बॉय वहीं कॉरिडोर में ही खड़े थे कि तक्षक के रूम का दरवाज़ा खुला। उसके रूम का दरवाज़ा खुलते देख सर्विस बॉय क्लीनिंग के लिए उसके रूम में चले गए।
आरजू अपने कैबिन में आई जहाँ पर वो अपना सारा काम संभालती थी। आते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मन्नत ने कई बार अर्जुन का जिक्र किया था और अर्जुन का नाम और उसके होठों से मन्नत का जिक्र ही काफ़ी था ये बताने के लिए कि वो किस मन्नत के बारे में बात कर रहा है। उसे इतनी ज़्यादा तकलीफ़ महसूस हो रही थी कि उसने ये भी ध्यान नहीं किया कि प्रथम उसके कैबिन में उसका इंतज़ार कर रहा है। अचानक किसी ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा तो उसने चौंक कर पीछे की तरफ देखा। अपने सामने प्रथम को देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गईं और प्रथम उसे रोते हुए हैरानी से देख रहा था। उसने उसके कंधों पर अपने हाथ रखते हुए उसे अपनी तरफ घुमाया और उसे देखते हुए बोला, तुम रो क्यों रही हो मुफिन? आरजू ने जल्दी से अपना चेहरा घुमाकर अपने आंसू साफ करने की कोशिश की। प्रथम ने उसका चेहरा अपने हाथों में थामा और उसे ऊपर की तरफ करते हुए बोला, लुक इनटू माय आइज़। उसके बोलने पर आरजू ने उसकी आंखों में देखा। उसकी लाल आंखें देखकर प्रथम को अपने दिल में तकलीफ़ महसूस हो रही थी। वो उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है मुफिन? आखिर ऐसा क्या है जो तुम इतनी ज़्यादा परेशान हो? कल भी तुम अचानक से रोने लगी और आज हाल देखो तुम अपना। रो रो कर कैसे तुमने अपनी आंखें लाल कर ली हैं। मुझे बताओ ना क्या प्रॉब्लम है। आई प्रॉमिस मैं तुम्हारी हर प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। एक बार बात करके तो देखो। प्रथम बोल रहा था और आरजू किसी तरह अपने आंसू रोकने की कोशिश कर रही थी। वो कभी भी किसी के सामने रोकर खुद को कमज़ोर महसूस नहीं करवाती थी, लेकिन अब उसके पास कोई जवाब नहीं था। क्या बताती वो प्रथम को कि कल उसने क्या देखा? उसकी आंखें जिस शख्स की एक झलक को तरसती रहती हैं, कल उन आंखों ने उस शख्स को देखा और वो जी भर कर उसे देख भी नहीं पाई। क्या बताती वो उसे कि दो दिल कितना तड़प रहे हैं एक दूसरे के लिए, लेकिन दोनों की किस्मत में शायद एक दूसरे का साथ नहीं। वो बस उसके गले लग गई और रोने लगी। प्रथम ने उसे संभाला। वजह पूछने से ज़्यादा उसे संभालना ज़रूरी था, तो फिलहाल उसने उसे कुछ नहीं कहा, लेकिन उसे जानना था कि आखिर ऐसी क्या बात है जो आरजू इतनी ज़्यादा तकलीफ़ में है और वो अपनी तकलीफ़ का किसी के सामने ज़िक्र भी नहीं करती। वहीं दूसरी तरफ तक्षक उठा और उठते ही उसने सबसे पहले अपना फ़ोन लिया और अपने मैनेजर को फ़ोन किया। उसके मैनेजर ने कॉल रिसीव किया तो तक्षक ने उसे जल्द से जल्द मनाली में आरजू का पता लगाने के लिए कहा। वो इतना जानता था कि कल उसने जो देखा वह उसका वहम नहीं था। उसे पूरा यकीन था कि आरजू मनाली में है और बस अब उसे इंतज़ार था उसका उसके सामने आने का। अगर वो मनाली में है तो चाहे उसे पूरी मनाली के चप्पे चप्पे में उसे ढूंढना क्यों ना पड़े, वो आरजू को ढूंढ कर ही रहेगा। इसलिए नहीं क्योंकि वो अभी भी उससे मोहब्बत करता है, बल्कि इसलिए ताकि वो जान सके कि क्यों इतनी मोहब्बत के बाद भी आरजू ने उस पर इतना सा भी विश्वास नहीं किया कि वो उससे प्यार करता है। उसके जिस्म से नहीं, उसे उसके साथ अपनी आने वाली ज़िंदगी बितानी थी। उसके अतीत से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। क्या वो आरजू की नज़रों में इतना गया गुजरा था कि उसने उस पर इतना सा भी विश्वास नहीं किया कि वो चीज़ों और इंसान में फ़र्क करना जानता है और इंसान भी कोई और नहीं, उसकी मोहब्बत, उसकी पहली और आखिरी मोहब्बत। फ़ोन पर बात करने के बाद उसने अपना फ़ोन बेड पर फेंका और जल्दी से रेडी होने लगा, क्योंकि वो दूसरों के भरोसे हर काम नहीं छोड़ सकता था। उसे आज भी उस मार्केट में जाना था जहाँ पर कल उसे आरजू दिखाई दी थी। हो ना हो उसे लगता था वो ज़रूर उस मार्केट में आज भी आएगी। वहीं दूसरी तरफ मुंबई में शेखावत मेंशन। जश्न अपने रूम में था, तभी रूम का दरवाज़ा खुला और अति अंदर आई। भले ही दोनों के बीच जितनी मर्जी दूरियां आ चुकी थी, लेकिन अभी भी दोनों एक ही रूम में सोते थे। अति उसके करीब नहीं आती थी, लेकिन उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो उससे दूर जा सके। वो आई और आकर बेड पर अपनी तरफ लेट गई। जसन जो काउच पर बैठा था
उसका ही इंतज़ार कर रहा था। आज वो अपनी बेबी डॉल से बात करने वाला था। अब तक उसने खुद को बहुत कंट्रोल कर रखा था, लेकिन अब वो ना अपनी बेबी डॉल को और तकलीफ़ देना चाहता था, ना खुद को। वो उठकर बेड के पास आया और अति की तरफ देखते हुए बोला, बेबी डॉल। लेकिन अति ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। वो यूं ही अपनी आंखें बंद किए बेड पर लेटी रही। जसन ने एक गहरी सांस ली और घूमकर बेड की दूसरी तरफ गया। वो बेड पर बैठा और अति को अपनी तरफ सरका लिया। अति एकदम हैरान रह गई। भले ही जसन उसे एक पल भी नाराज़ नहीं रहने देता था, लेकिन 6 महीने पहले अति ने उसे अपनी कसम दी थी, जिससे वो कभी उसे मना भी नहीं पाया। पर आज जसन वो कसम तोड़ रहा था। उसकी बेबी डॉल से बढ़कर उसे उसकी कसम भी नहीं थी। अति हैरानी से जसन को देख रही थी। जिस तरह से जसन ने उसे अपने करीब खींचा था, वो सच में हैरान कर देने वाला था। क्योंकि पिछले 6 महीने से ही अगर अति उसके करीब नहीं आई, तो जसन ने भी उसे ज़्यादा मजबूर नहीं किया था। वो उसे दूर होने को हुई, लेकिन उससे पहले ही जसन ने पूरी तरह से उसे अपनी बाहों में समेट लिया और उसे देखते हुए बोला, बेबी डॉल। अति की आंखें नम हो गई। जसन उसके चेहरे पर आए उसके बालों को पीछे करते हुए उसके चेहरे पर झुका और उसके माथे से अपना माथा लगा लिया। अति खुद को इस वक्त और भी ज़्यादा कमज़ोर महसूस करने लगी थी। उसने अपना चेहरा घुमाना चाहा, लेकिन जसन ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोला, क्यों तड़पा रही हो मुझे इतना? अति भर्राए गले के साथ बोली, तड़प सिर्फ आप नहीं रहे हैं। जसन ने अपना चेहरा उठाकर उसकी तरफ देखा और बोला, मैं जानता हूँ मेरी बेबी डॉल मुझसे दूर रहकर मुझे भी ज़्यादा तड़प रही है। इसलिए तो इस तड़प को ख़त्म करना चाहता हूँ मैं जानता हूँ जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, लेकिन मेरी बेबी डॉल जानती है मैंने जो किया उसमें मेरी इंटेंशन गलत बिल्कुल भी नहीं थी। मैं एंजल का सच छुपाना नहीं चाहता था, बस सही वक्त का इंतज़ार कर रहा था। अति उसकी बात सुनकर बोली, लेकिन इसी वजह से तो सब कुछ खराब हुआ ना। अगर आप पहले ही तक्षक को सब बता देते तो वो सब संभाल लेता, और खुद को भी और अपनी मोहब्बत को भी। उसकी बात सुनकर जसन मुस्कुराया और उसे देखते हुए बोला, तो तुम मानती हो कि तक्षक एंजल से मोहब्बत करता है? अति हैरानी से जसन को देखने लगी। जसन मुस्कुराते हुए बोला, जब तुम और मैं बल्कि तक्षक भी जानता है कि उसकी मोहब्बत सच्ची है, तो तुम्हें इस बात पर शक क्यों कि उसकी मोहब्बत पूरी नहीं होगी? मैंने भी तुमसे बेइंतहा मोहब्बत की थी, अब भी करता हूँ। क्या हमारे बीच कभी दूरियां नहीं आई? लेकिन मेरी मोहब्बत सच्ची थी और तुम मुझे वापस मिल गई। हम दोनों की मोहब्बत मुकम्मल हो गई। तो क्या तुम्हें तक्षक की मोहब्बत पर यकीन नहीं? उसकी बातें सुनते हुए अति की आंखों में से आंसू बह रहे थे। हालांकि उसकी बातें सच थी, लेकिन तक्षक को तकलीफ़ में देखकर वही जानती है उसने क्या महसूस किया था। और ऊपर से तक्षक का उन दोनों से दूरियां बना लेना उसे और भी ज़्यादा तकलीफ़ देता था। जसन ने उसकी आंखों से बहते हुए आंसू साफ किए और बारी बारी से उसकी दोनों आंखों पर अपने होंठ रखे। अति ने एक लंबी आह भरी। पिछले 6 महीने से जसन के इस प्यार भरे लम्हे के लिए वो तरस गई थी। हालांकि दूरियां उसकी तरफ से थी, लेकिन मोहब्बत की आग में जल तो वो भी रही थी। जसन उसके चेहरे की तरफ देख रहा था। उसका मन था कि वो उसकी सारी बात बता दे। आज दिन में जब अनिल से उसे पता चला कि तक्षक ने मनाली में कुछ आदमियों को आरजू को ढूंढने के लिए लगाया है, तो उसे बहुत खुशी हुई। एक उम्मीद ही बहुत होती है अपनी मोहब्बत के मिलने की, लेकिन अभी वो अति को कोई झूठी उम्मीद नहीं देना चाहता था। अति उसकी तरफ देखते हुए बोली, लेकिन अगर तक्षक की मोहब्बत अधूरी रह गई तो? जसन हल्का सा मुस्कुराया और बोला, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आई प्रॉमिस, बहुत जल्दी सब ठीक होगा।
जशन की बात सुनकर अति उसके चेहरे की तरफ देख रही थी। न जाने क्यों उसे ऐसा लग रहा था जैसे जशन उससे कुछ छुपा रहा हो या फिर सच में बहुत जल्दी ही कुछ होने वाला है। पर वो इतना भी जानती थी कि उसके पूछने पर भी जशन उसे कुछ नहीं बताएगा। वो दोबारा उससे अलग होने को हुई, लेकिन जशन ने उसे कंधे से पकड़ कर रोका और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तकलीफ़ देता है मोहब्बत का दूर जाना, लेकिन तकलीफ़ की भी इंतहा होती है जब मोहब्बत सामने हो और बंदी से मजबूरी तुम्हें दूर कर दें। अति ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखें ही बहुत कुछ कह गई, जिनमें मोटे मोटे आंसू इकट्ठा होते जा रहे थे। उसने झट से अपना चेहरा जशन के पेट से लपेट दिया। कुछ देर जशन यूं ही अति के बालों को सहलाता रहा और फिर उसकी गहरी नींद में जाने के बाद उसे अच्छे से बेड पर सुलाकर बालकनी में आ गया। बालकनी में आते ही उसने अनिल को कॉल किया और उसे आरजू के बारे में पूछा। अनिल उसे ऑन कॉल बोला, बॉस, मैंने अपने सभी आदमियों को काम पर लगा दिया है। जिस मार्केट में मिसेस शेखावत को देखा गया था उसमें कुछ ज़्यादा कैमरास नहीं हैं, इसलिए अभी तक उनके बारे में कुछ नहीं पता चला, लेकिन जल्दी ही हम उनके बारे में पता लगवा लेंगे। जशन ने गहरी सांस ली और बोला, ज़्यादा वक्त नहीं है तुम्हारे पास अनिल, मुझे जल्द से जल्द एंजल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। अनिल ने जी बॉस कहा और जशन ने अपनी तरफ से कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। उसने बेड पर सोई हुई अति की तरफ देखा और बोला, आई प्रॉमिस यू बेबी डॉल, बहुत जल्द एंजल और एम्बी दोनों ही इस घर में होंगे। बोलकर उसने एक लंबी सांस ली और वापस अति के पास आकर उसकी बगल में लेट गया और उसे अपनी बाहों में समेट लिया। मुंबई सेंट्रल जेल, रात के करीबन 1 बजे का वक्त। एक लड़की जिसने अपना पूरा चेहरा कवर कर रखा था वो जेल के अंदर आई और सामने एक पुलिस वाले को एक पैकेट दिया। उस पुलिस वाले ने उस पैकेट को देखा और फिर उसके चेहरे पर बेशर्मी की हंसी आ गई। उसने उस पैकेट को अपनी टेबल की ड्रॉअर में रखा और उस लड़की को लेकर अंदर की तरफ आया, जहाँ पर एक छोटा सा कमरा बना हुआ था जिसमें एक छोटा सा ही दरवाज़ा था। वो पुलिस वाला बाहर ही खड़ा रहा और वो लड़की उस दरवाजे से होती हुई अंदर गई। अंदर रोशनी के लिए सिर्फ एक छोटा सा बल्ब था। अंदर जाकर उस लड़की ने अपने चेहरे से अपना दुपट्टा हटाया तो वो लड़की सामने खड़ी लड़की की हमशक्ल थी और सामने खड़ी लड़की कोई और नहीं, नंदिनी थी। उस लड़की को देखते हुए नंदिनी के चेहरे पर शातिर मुस्कुराहट आ गई। नंदिनी उस लड़की को देखते हुए बोली, मेरा सारा काम हो गया। उस लड़की ने अपने बैग में से कुछ निकाला और फिर नंदिनी की तरफ बढ़ाते हुए बोली, मैंने अपनी तरफ से सारा काम कर दिया, लेकिन अब बाकी का तुम्हें खुद देखना होगा। बाहर जाते ही तुम्हें मदद मिल जाएगी, लेकिन मुझे इतना बता दो, मुझे यहाँ कितना वक्त रहना होगा। नंदिनी उस सामान की तरफ देखते हुए मुस्कुराई और बोली, डोंट वरी, मैं बहुत जल्दी तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल लूँगी, तब तक तुम यहाँ नंदिनी बनकर रहोगी। बहुत गुरूर है ना उस निर्भय सिंह राठौर और जशन सिंह शेखावत को खुद पर कि वो मुझे कभी बाहर की दुनिया में नहीं आने देंगे, लेकिन अब मैं उनका गुरूर तोड़ूंगी। उनकी उस प्यारी तारा का ऐसा हाल करूंगी कि वो लोग अफसोस करेंगे मुझे यहाँ भेजने का। बोलते हुए उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा खतरनाक थे। कुछ ही देर में सामने वाली लड़की ने अपने कपड़े उसे पहनने के लिए दिए और फिर नंदिनी की जेल वाली ड्रेस खुद पहन ली। कुछ ही देर में नंदिनी जेल से बाहर थी और बाहर निकलते ही उसने सबसे पहले अपने सामान में से अपना फ़ोन निकाला और किसी को फ़ोन किया। सामने से एक शख्स ने फ़ोन उठाया और कुछ देर बात करने के बाद नंदिनी ने एक कैब रुकवाई और वहाँ से निकल गई। मनाली तारिणी निवास। आरजू वापस घर आई और आते ही उसने तारिणी जी से मन्नत के बारे में पूछा। उसे मन्नत से बात करनी थी। पूछना था कि अर्जुन कैसा दिखता है,
लेकिन वो इतना जानती थी कि उसके पूछने से मन्नत कुछ नहीं बताएगी। इसलिए उसने सोच रखा था कि वो बातों ही बातों में मन्नत से अर्जुन के बारे में पूछने की कोशिश करेगी, और अगर सच में वो शख्स मन्नत का अर्जुन हुआ तो वो एक बार उन दोनों को आमने सामने ज़रूर करेगी। उसके बाद जो भी होगा वो नहीं जानती थी, लेकिन एक बार उन दोनों को एक दूसरे के सामने ज़रूर लेकर आएगी। वो कमरे में आई। अंदर आते ही उसकी नज़र बेड पर लेटी हुई मन्नत पर गई। वो दूसरी तरफ से बेड पर आई तो देखा कि मन्नत की आंखें बंद हैं। शायद वो सो चुकी थी। वो हल्का सा मुस्कुराई और फिर ब्लैंकेट मन्नत पर ओढ़ाकर उसने लाइट बंद कर दी। कपूर्स होटल्स। तक्षक की गाड़ी पार्किंग एरिया में आकर रुकी। उसने गाड़ी बंद कर दी थी, लेकिन अभी वो गाड़ी से बाहर नहीं निकला था। उसने अपना फ़ोन अपनी पॉकेट में से निकाला और उसमें आरजू की पिक्चर देखने लगा। वो उस पिक्चर को देखते हुए बोला, आज भले ही तुम मुझे नहीं मिली, लेकिन बहुत जल्द मैं तुम तक पहुंच जाऊंगा और तुम्हारी उस गलत फहमी को मिटा दूंगा कि तुम मुझसे छुप सकती हो, और उसके साथ ही एक और गलत फहमी भी कि मैं तुम्हारे लिए बेचैन हूँ। भले ही तो मेरे लिए सामने आ जाओगी, लेकिन मेरे साथ नहीं आओगी। तुमने मेरी बेइंतहा मोहब्बत देखी थी, लेकिन अब तो मेरी बेइंतहा नफ़रत देखोगी। वो नफ़रत जो तुमने खुद मोहब्बत से नफ़रत में बदल दी। बोलते हुए उसने एक गहरी सांस ली और गाड़ी से बाहर आया। उसका फ़ोन अभी भी उसके हाथ में था। वो अपने फ़ोन की तरफ ही देख रहा था कि अचानक चलते चलते उसकी किसी से टक्कर हो गई और उसका फ़ोन नीचे गिर गया। जिस शख्स से उसकी टक्कर हुई थी वो कोई और नहीं, अर्जुन था। अर्जुन ने बिना उसकी तरफ देखे ही सॉरी कहा और उसका फ़ोन उठाकर उसे देने लगा, लेकिन तभी उसकी नज़र फ़ोन पर गई और फिर तक्षक पर। उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो गई। तक्षक ने उसके हाथ से फ़ोन छीना और बोला, डोंट यू डेयर टू टच माई थिंग्स। बोलकर वो वहाँ से जाने लगा। तभी अर्जुन ने उसे रोका और बोला, जिसके साथ बचपन से तुमने अपनी हर एक चीज़ शेयर की, आज उसी को अपनी चीज़ों से दूर रहने के लिए बोल रहे हो। उसकी बात सुनकर तक्षक रुका और उसकी तरफ घूमकर उसे देखते हुए बोला, क्योंकि मुझे तुम्हारी घटिया सोच का नहीं पता था। अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया और बोला, अगर प्यार में उम्मीद रखना गलत है तो हाँ, मैं हूँ घटिया। मैं किसी से बेइंतहा मोहब्बत करूँ और सामने वाला मेरी मोहब्बत को ठोकर मार कर चला जाए और मैं बर्दाश्त कर जाऊँ, इतना पागल भी नहीं है अर्जुन ठाकुर। तक्षक उसकी बात सुनकर हंसा और फिर एकदम एक्सप्रेशन लेस होकर बोला, तुम जो हो जैसे हो, तुम्हारी शख्सियत तुम्हें मुबारक। मुझे अब तुम्हें जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं। इतना बोलकर वह एक बार फिर से वहाँ से जाने लगा। तभी अचानक से उसके कदम रुक गए और वो हैरानी से पलटकर अर्जुन को देखने लगा। अर्जुन की बात की ऐसी थी कि वो अपना कदम आगे बढ़ा ही नहीं पाया। उसे जाते देख अर्जुन बोला था, क्या तुम्हारे फ़ोन में जिस लड़की की पिक्चर है वो आरजू है? तक्षक कुछ बोलता उससे पहले ही अर्जुन बोला, अगर ये तुम्हारी स्नोफ्लेक है तो ये लड़की मनाली में है। मैंने खुद इसे अपनी आंखों से देखा है। अर्जुन की बात सुनकर तक्षक उसे देखता ही रह गया। उससे अपने कदम भी नहीं बढ़ाए जा रहे थे। अर्जुन उसे देखते हुए बोला, सिर्फ मनाली में ही नहीं, मैंने इस लड़की को इस होटल में भी देखा है। अब तो तक्षक की आंखें और भी ज़्यादा बड़ी हो गई। वो जल्दी से उसके करीब आया और उसे देखते हुए बोला, कहाँ पर देखा था? किस रूम में? कहाँ पर? बोलते हुए उसके चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। अर्जुन उस पल को याद कर रहा था जब उसने आरजू को गिरने से बचाया था, क्योंकि उसे सिर्फ उसी वक्त के बारे में याद था जब वो रूम सर्विस बॉय के साथ उसके कमरे में आई थी। तभी कोई भी बात अर्जुन को बिल्कुल याद नहीं थी। उस वक्त उसके सिर पर इतना ज़्यादा नशा था कि उन बातों को याद करना उसके लिए इम्पॉसिबल ही था। उसे चुप देखकर तक्षक एक बार फिर से बोला, बताओ मुझे, तुमने कहाँ देखा मेरी?
बोलते बोलते वो चुप हो गया और गहरी गहरी सांसें लेने लगा। अर्जुन व्यंग्य से मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी मोहब्बत भी फीकी पड़ ही गई। तक्षक गुस्से से बोला, मुझे तुम्हारी ये बातें नहीं सुननी। मुझे सिर्फ इतना जानना है कि अगर तुमने सच में आरजू को यहाँ पर देखा है तो कहाँ? कोई रूम होगा, किसी के साथ देखा होगा। कहीं तुम मुझे झूठ तो नहीं बोल रहे? बोलते हुए वो कुछ सोचने लगा और फिर हल्का सा नाराज़गी भरे लहजे में बोला, कहीं उस बिजनेस डील के लिए तो तुम ये सब। अर्जुन उसकी बात बीच में ही काट कर बोला, लोगों का काम होता होगा जज्बातों के साथ खेलना। अर्जुन ठाकुर ना कभी किसी के जज्बातों से खेला है और ना ही कभी किसी को अपने जज्बातों से खेलने देगा। जो सच था मैंने बता दिया। मैंने इस लड़की को इस होटल में देखा है। मैं रूम से बाहर निकल रहा था तो कॉरिडोर में। बोलते हुए उसने तक्षक को सारी बात बता दी। तक्षक ने अपने सिर पर अपना हाथ रखकर अपने बालों में घुमाया। ये जानने के बाद भी कि आरजू को अर्जुन ने इस होटल में देखा था, उसके पास और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। वो एक पल यूं ही अर्जुन को देखता रहा और फिर जल्दी से अंदर की तरफ बढ़ा। वो सीधा और रिसेप्शन पर आया जहाँ पर नेहा मौजूद थी। उसने नेहा की तरफ अपना फ़ोन बढ़ाया और उसे देखते हुए बोला, क्या तुमने इस लड़की को यहाँ पर देखा है? आरजू की तस्वीर तक्षक के फ़ोन में देखकर नेहा हैरान हो गई। उसने बदलते हुए एक्सप्रेशन तक्षक ने भी देखे लेकिन ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। नेहा तक्षक के फ़ोन की तरफ देखते हुए मन ही मन बोली, ओह, तो इस लड़की ने अब ये काम भी शुरू कर दिया। काम के बहाने गेस्ट पर डोरे डालने शुरू कर दिए और उन्हें इतना पागल कर दिया कि वो यहाँ पर आकर उसके बारे में पूछ रहे हैं। पर मैं इस लड़की की कोई चाल कामयाब नहीं होने दूंगी। बोलते हुए उसके चेहरे पर गुस्सा झलक रहा था। तक्षक एक बार फिर से बोला, प्लीज़ मुझे बताओ कि क्या तुमने इस लड़की को इस होटल में कहीं देखा है? नेहा ने झट से अपना सर ना में हिलाया और बोली, नहीं, मैंने इस लड़की को इस होटल में कहीं नहीं देखा। लेकिन आप इस लड़की के बारे में। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही तक्षक वहाँ से जा चुका था। वो वापस बाहर की तरफ आया जहाँ पर अर्जुन अपनी गाड़ी के पास खड़ा था। उसकी नज़रें ऊपर चांद की तरफ थीं और उसके हाथ में एक सिगरेट जल रही थी। वो चांद की तरफ देखते हुए बोला, गुरूर तो हर खूबसूरत चीज़ में होता है। चांद को भी गुरूर है अपनी चांदनी पर, गुलाबों को अपनी खुशबू पर। तो तुम्हें कैसे ना होता ये गुरूर? आखिर चांद सी सूरत और गुलाब के फूल सी जो हो तुम। वो चांद की तरफ देखते हुए बोल ही रहा था कि तक्षक ने उसे उसके गिरेबान से पकड़कर खींचा और बोला, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे झूठ बोलने की? अगर आरजू इस होटल में होती तो रिसेप्शन पर उसके बारे में ज़रूर कुछ पता चलता। लेकिन वो बोल ही रहा था कि अर्जुन ने उसे अपना गिरेबान छुड़वाया और बोला, मुझे झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो मैंने देखा वो तुझे बता दिया। तुझे सच मानना है या झूठ वो तेरी मर्ज़ी। बोलते हुए उसका चेहरा एक्सप्रेशन लेस था। वो इस वक्त तक इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था कि उसे खुद समझ नहीं आ रहा था वो करे क्या। जितना उसे आरजू के बारे में पता चला जा रहा था उतना ही वो अंदर से बेकाबू होता जा रहा था। 6 महीने में उसने खुद को न जाने हज़ारों बार ये बात कही होगी कि उसे अब आरजू से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो जहाँ है, जिसके साथ है, जैसे है, उसे इस बात से कोई मतलब नहीं। वो उसे बिल्कुल मोहब्बत नहीं करता बल्कि बेइंतहा नफ़रत करता है। लेकिन दिल की बेताबी अभी भी वही थी जो आज से 6 महीने पहले थी। उसने गुस्से से अपने होठों को भींच लिया और फिर एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर गहरी सांस ली। अर्जुन ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा। तक्षक ने अपनी आंखें खोली। अर्जुन उसकी तरफ देखते हुए बोला, मुझे नहीं पता आरजू यहाँ पर गेस्ट है या फिर यहाँ पर काम करती है, लेकिन मैंने सच में उसे यहाँ पर देखा था और मुझे झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। बोलकर वो वहाँ से चला गया। तक्षक उसे जाते हुए देख रहा था। वह खुद से ही बोला, मैं जानता हूँ आरजू यहीं कहीं है। मैंने भी उसे देखा था और 2 ही इंसानों को एक जैसा वहम नहीं हो सकता।
अगर तुम अब भी मुझसे छुपने की कोशिश कर रही हो तो इस बार तुम्हारी कोशिश कामयाब नहीं होगी। मैं तुम्हें ढूंढ कर ही रहूँगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बताने के लिए कि आई हेट यू मिस आरजू राजपूत, आई हेट यू। बोलते हुए उसकी आंखों में गुस्सा झलक रहा था। वो वापस होटल के अंदर आया और अपने कमरे में चला गया। एक तरफ अर्जुन और तक्षक दोनों ही बेचैनियां झेल रहे थे, तो दूसरी तरफ तारिणी निवास में मन्नत बेड पर सोई हुई थी और आरजू बस बेड पर टेक लगा कर बैठी थी। उसकी आंखों के सामने तक्षक का चेहरा घूम रहा था और साथ ही साथ अर्जुन का रोना और मन्नत के लिए तड़पना। उसकी आंखों से आंसू खुद ब खुद बह रहे थे। वो अपने आंसू साफ करते हुए बोली, मेरी किस्मत में मोहब्बत का मुकम्मल होना नहीं है, लेकिन दीदी मैं आपकी किस्मत में अधूरी मोहब्बत नहीं रहने दूंगी। मुझे नहीं पता आप अर्जुन जी से अलग क्यों हो गई, लेकिन आज जिन अर्जुन जी को मैंने देखा है उनकी आंखों में आपके लिए कितनी मोहब्बत है। वो बेइंतहा मोहब्बत थी, और अगर वो मोहब्बत आपके लिए है तो आपको इस मोहब्बत को कबूल करना होगा। आपको अर्जुन जी के पास वापस जाना होगा, अपने लिए और मेरे पांडा के लिए। बोलते हुए उसका गला भर आया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। नींद तो उसे नहीं आने वाली थी, लेकिन आंखें बंद कर बस अब आंसू गाल से लुढ़क रहे थे। सुबह का वक्त। तक्षक अपने बेड पर सोया हुआ था। उसका फ़ोन बजा और वो झट से उठा। उसने जल्दी से पिल्लो के नीचे से अपना फ़ोन निकाला और देखा तो उसके चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा। उसके जबड़े कस गए। उसके फ़ोन पर कनिका का फ़ोन आ रहा था। उसे लगा शायद उसके किसी आदमी का कॉल हो, इसलिए वो जल्दी से उठा था। उसने अपना फ़ोन बंद किया और पिल्लो पर फेंक कर बेड से उठा। उसे बेचैनी सी महसूस हो रही थी। उसने अपना फ़ोन पिल्लो की तरफ फेंका और खुद बेड से उठ गया। वो बालकनी में आया और वहाँ पर रखी हुई सिगरेट की बॉक्स में से सिगरेट निकाल कर लाइटर से जलाते हुए अपने होठों में दबाई और कश भरने लगा। लेकिन उसकी बेचैनी कम होने की बजाय और भी ज़्यादा बढ़ने लगी। होठों से धुआं छोड़ते हुए उसने नीचे की तरफ देखा, जहाँ पर सामने हाईवे दिखाई दे रहा था और उससे पहले होटल का मेन गेट। तभी अचानक से उसकी आंखें बड़ी हो गई। सामने आरजू बाहर से अंदर की तरफ आ रही थी। उसने येलो कलर का फ्रॉक सूट पहना हुआ था। तक्षक की धड़कन एक पल के लिए स्किप हो गई। उसके रोंगटे खड़े होने लगे और सांस गहरी होने लगी। वो कुछ पल यूं ही आरजू को देखता रहा। वो धीमे से बोला, स्नोफ्लेक। बोलते ही उसने अपने हाथों में पकड़ी हुई सिगरेट नीचे फेंकी और जल्दी से रूम के अंदर आकर दरवाजे की तरफ आया। दरवाज़ा खोल वो लिफ्ट की तरफ भागा, लेकिन लिफ्ट बिजी थी तो वो सीढ़ियों की तरफ भागा। इतने उसके कदम तेज नहीं चल रहे थे जितनी उसकी सांसें तेज चल रही थी। वहीं दूसरी तरफ मुंबई शेखावत मेंशन। अति सोकर उठी तो उसने अपनी बगल में देखा, जसन बेड पर नहीं था। शायद जिम एरिया में गया हो या फिर वॉक करने के लिए बाहर गार्डन में। वह बेड पर उठकर बैठी और खुद से ही बोली, क्या सच में कल जसन जी ने जो कहा बिल्कुल वैसा होने वाला है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? उन्होंने जो भी कहा बहुत सोच समझ कर कहा था। वो तक्षक और आरजू के बारे में सोच रही थी। गार्डन एरिया में जसन पुशअप कर रहा था। तभी उसका फ़ोन बजा। अपनी जगह से खड़े होकर वो फ़ोन की तरफ आया और देखा तो अनिल का कॉल था। उसने कॉल रिसीव किया। अनिल की बात सुनकर उसके चेहरे के एक्सप्रेशन लगातार बदल रहे थे। कभी हल्की सी खुशी नज़र आती तो कभी कुछ परेशानी। आखिर में उसने कहा, मनाली जाने की तैयारी करो, मैं आज ही एंजल के पास जाने वाला हूँ। सामने से अनिल ने जी यस बॉस कहा और जसन ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। फ़ोन डिस्कनेक्ट करने के बाद उसने सामने की तरफ देखा तो अति उसके सामने खड़ी थी। वो कुछ बोलता उससे पहले ही अति बोली, क्या एंजल मनाली में है? मनाली कपूर होटल। आरजू बाहर मेन गेट से अंदर की तरफ आ रही थी। अचानक से वहाँ पर तेज़ हवाएं चलने लगी, जिससे उसका दुपट्टा हवा में उड़ने लगा।
उसने जल्दी से अपने दुपट्टे को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जल्दबाजी के चक्कर में उसका पैर लड़खड़ा गया और वो नीचे गिरने को हुई। लेकिन उससे पहले ही किसी ने उसे अपनी बाहों में संभाल लिया और उसके दुपट्टे को भी अनजाने में आरजू का हाथ उस शख्स के कंधे पर आ गया। लेकिन हाथ संभालने के बाद भी आरजू नहीं संभल पाई तो उस शख्स को उसे पूरी तरह से अपनी बाहों में समेटना पड़ा। उनसे कुछ ही दूरी पर खड़ा तक्षक ये सब देख रहा था। आरजू के दुपट्टे को हवा में उड़ते हुए भी उसने देखा, प्रथम को आरजू को संभालते हुए भी उसने देखा और प्रथम को आरजू को अपनी बाहों में समेटे हुए भी तक्षक ने अच्छे से देखा। पैर लड़खड़ाने की वजह से आरजू के पैर में मोच आ गई थी, जिससे उसकी दर्द से आह निकल गई। उसकी वहम दर्द भरी आह सुनते ही प्रथम ने उसे अपनी गोद में उठा लिया था और आरजू का दुपट्टा अब उन दोनों के ऊपर था। तक्षक की मुट्ठियां कस गई थी। वो आगे बढ़ने ही लगा कि तभी उसकी नज़र आरजू के हाथों पर गई, जो प्रथम के कंधों पर से होते हुए उसकी गर्दन पर लिपटे हुए थे। प्रथम उसे लेकर अंदर की तरफ बढ़ने लगा। अभी तक उन दोनों के चेहरे से दुपट्टा नहीं हटा था। यूं ही आरजू को अपनी गोद में उठाए हुए प्रथम अंदर आकर उसे अपने कैबिन में ले गया। दोनों जब तक्षक के बिल्कुल करीब से होकर गए तो तक्षक आरजू की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारे दिए धोखे को मजबूरी का वहम दिया था मैंने, पर हकीकत ने मेरे वहम दिल को दूर कर दिया कि मोहब्बत बेवफा नहीं हो सकती। एक्सप्रेशनलेस चेहरा लिए वो प्रथम के कैबिन से कुछ ही दूरी पर खड़ा था और काफ़ी देर यूं ही वहाँ पर खड़ा रहा। करीबन 1 घंटा बीत चुका था। ना प्रथम कैबिन से बाहर आया और ना ही आरजू। कहने को 1 घंटा बीत चुका था, लेकिन वो 1 घंटा तक्षक के लिए किस तरह बीता था ये सिर्फ वही जानता था। उसके चेहरे पर बिल्कुल भी एक्सप्रेशन नहीं आ रहे थे, ना ही कोई खुशी नज़र आ रही थी और ना ही कोई तकलीफ़, लेकिन दिल पर जैसे खंजर चुभ रहा था। करीबन 2 घंटे बाद प्रथम आरजू का हाथ पकड़कर कैबिन से बाहर आया। आरजू के पैर पर गर्म पट्टी बंधी हुई थी, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द नज़र नहीं आ रहा था। चेहरे पर मुस्कुराहट थी जो प्रथम को देखते हुए आ रही थी। आरजू हल्का सा लड़खड़ाई तो प्रथम उसे देखते हुए बोला, मुफिन। आरजू ने मुंह बनाया और अपने कान पर अपना हाथ लगाते हुए धीमे से सॉरी कहा। प्रथम मुस्कुराते हुए उसे लेकर आगे की तरफ बढ़ गया। वो उसे लेकर बाहर पार्किंग एरिया में आया और उसके लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर उसे गाड़ी में बिठाया। उसे गाड़ी में बिठाने के बाद वो खुद ड्राइविंग सीट पर आया और देखते ही देखते गाड़ी वहाँ से निकल गई। तक्षक उन दोनों को वहाँ से जाते हुए देख रहा था। तकलीफ़ चेहरे पर बेशक न दिखाई दे, लेकिन आँखों में छा रही गहरी लाली बता रही थी कि हर तकलीफ़ अपनी हदें तोड़ रही है। वो उन दोनों की जाती हुई गाड़ी की तरफ देखकर बोला, सिर्फ नाम बदलते हैं, लोगों के किरदार नहीं बदलते। झूठी मुस्कुराहट और नकाब दुनिया लूट लेते हैं। एक पल के लिए उसने अपनी आंखें बंद की और दोबारा खोली तो उनमें नमी थी, जिसे उसने बड़ी ही चतुराई से साफ़ किया और फिर अपनी पॉकेट में से अपना फ़ोन निकाला। उसने अपने आदमियों को फ़ोन किया और जितना उसे समझ आया सब बता दिया। अब उसे इंतज़ार था आरजू के एड्रेस का। अभी वो वहाँ से गया ही नहीं था कि उसे कुछ ही दूरी पर एक लड़की आती हुई दिखाई दी। उस लड़की को देखते हुए उसकी आंखें बड़ी हो गई और होठों पर एक मुस्कुराहट आ गई, लेकिन वो मुस्कुराहट भी बड़ी अजीब थी। खुशी नहीं झलक रही थी, बल्कि हंसी आ रही थी उसे। उस लड़की के हाथ में एक टिफ़िन था और वो लड़की कोई और नहीं, मन्नत थी। आरजू आज भी बिना टिफ़िन लिए ही होटल आ गई थी और उसे टिफ़िन देने के साथ साथ मन्नत को उसकी याद भी आ रही थी। कल रात वो आरजू के आने से पहले ही सो गई और आज सुबह भी वो देर तक सोती रही, इसलिए टिफ़िन के बहाने से वो आरजू से मिलने आई थी। तक्षक थोड़ा सा साइड हट गया ताकि एक और ड्रामा देख सके। मन्नत रिसेप्शन पर आई और आकर उसने आरजू के बारे में पूछा। नेहा, जिसने अभी अभी आरजू को प्रथम के साथ जाते हुए देखा था, उसने उसे सब बता दिया।
मन्नत ने मुंह बनाया और बोली, ना जाने ये लड़की ढंग से चलना कब सीखेगी, इधर उधर गिरती रहती है। तक्षक, जो मन्नत की आवाज़ साफ साफ सुन सकता था, उसके चेहरे पर व्यंग्य भरी मुस्कुराहट आ गई। वो आरजू के बारे में सोचता हुआ बोला, जब तक गिरेगी नहीं तब तक कोई संभालने कैसे आएगा, और जब तक कोई संभालने नहीं आएगा तो दिल कैसे बहलेगा। आखिर दिल बहलाने की तो आदत होती है कुछ लोगों को। बोलते हुए उसके चेहरे पर हद दर्जे की नाराज़गी दिखाई दे रही थी। अब इसके अलावा उसे और वहाँ पर कुछ नहीं देखना था, इसलिए वो चुपचाप अपने कमरे में चला गया। मन्नत भी वहाँ से तारिणी निवास वापस चली गई। प्रथम की गाड़ी तारिणी निवास के बाहर आकर रुकी। वो जल्दी से गाड़ी से बाहर निकला और आरजू की तरफ आकर दरवाज़ा खोला। उसे बाहर आने में भी मदद की। आरजू को थोड़ा चलने फिरने में प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए प्रथम ने उसे कुछ टाइम रेस्ट करने के लिए कहा था। उसके लिए आरजू की हेल्थ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं था, शायद वो खुद भी नहीं। तारिणी जी और मनोहर जी बाहर बगीचे में ही बैठे थे। आरजू और प्रथम को देखकर वो जल्दी से उन दोनों के पास आए। तारिणी जी की नज़र आरजू के पैर पर गई तो उनके चेहरे पर परेशानी झलकने लगी और वो जल्दी से उसके बिल्कुल करीब आकर उसके पैर की तरफ देखने लगी। आरजू ने देखते हुए बोली, कुछ नहीं हुआ है माँ, बस थोड़ी सी मोच। तारिणी जी नाराज़गी से बोली, थोड़ी सी मोच है ये? ढंग से खड़ी भी नहीं हो पा रही हो, ना जाने इस लड़की का ध्यान कहाँ रहता है। बोलते हुए उन्होंने प्रथम की तरफ देखा। प्रथम मुस्कुराया और बोला, लगता है आजकल मैडम किसी और जगह पर अपना ध्यान लगा रही हैं। आरजू ने हैरानी से प्रथम की तरफ देखा और बोली, प्लीज़ सर। प्रथम गुस्से से बोला, एक तो तुम मुझे ये सर मत कहा करो, कितनी बार कहा है तुमसे। आरजू ने अपना चेहरा झुका लिया। प्रथम मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख रहा था। उसने अपना दूसरा हाथ अपने सीने पर रखा और बोला, काश मेरे दिल की बात भी तुम इतनी आसानी से मान जाओ। तारिणी जी ने आरजू का हाथ पकड़ा और बोली, आ जाओ, मैं तुम्हें अंदर लेकर चलूं। आरजू ने प्रथम की तरफ देखा, क्योंकि अभी भी उसका हाथ प्रथम के हाथ में था। प्रथम ने उसकी नज़रें खुद पर पाकर सवालिया नज़रों से उसे देखा। आरजू ने जब अपने हाथ की तरफ देखा तो प्रथम ने जल्दी से उसका हाथ छोड़ दिया और मुस्कुराते हुए उसे बाय बोलकर वहाँ से चला गया। अभी तारिणी जी आरजू को डांटते हुए उसे अंदर की तरफ लेकर जा ही रही थी कि बाहर से मन्नत आई। आरजू मन्नत की तरफ देखते हुए धीमे से बोली, अब अलग से डांट का कोटा सुनने को मिलेगा। बोलते हुए उसने तारिणी जी की तरफ देखा ताकि वह उसे मन्नत की डांट से बचा ले, लेकिन तारिणी जी ने अपनी एक्सप्रेशन से ही उन्हें बता दिया कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मन्नत जल्दी से आरजू के पास आई और नीचे झुकने को हुई, लेकिन आरजू ने उसके कंधों को पकड़कर रोक लिया और बोली, दीदी आपको पता है ना आपको झुकना नहीं है। मन्नत बहुत ज़्यादा बेचैन हो रखी थी। वो आरजू की तरफ देखते हुए बोली, और मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि अपना ध्यान रखा करो, चलते वक्त सामने देखकर चला करो, लेकिन नहीं ना, जाने किस ख्याल में खोई रहती हो। बोलते बोलते वह चुप हो गई। आरजू ने भी अपना चेहरा झुका लिया। तारिणी जी उन दोनों के मन का हाल समझ गई। वो उन दोनों की तरफ देखते हुए बोली, चलो तुम दोनों अंदर, अभी तुम दोनों के लिए गर्मा गर्म चाय पकौड़े लेकर आती हूँ। बोलते हुए वो किचन में चली गई और मनोहर जी भी उनके पीछे पीछे चले गए। उनके जाने के बाद आरजू और मन्नत दोनों ने ही एक दूसरे की तरफ देखा। आरजू के सामने अर्जुन का चेहरा घूमने लगा। मन्नत उसका हाथ पकड़कर अंदर की तरफ लेकर जा रही थी और आरजू सोच रही थी कि वो मन्नत से बात कैसे करे। रात का वक्त, कपूर होटल। तक्षक की गाड़ी पार्किंग एरिया में आकर रुकी। वो होटल के अंदर ही जा रहा था कि जल्दबाजी में होने की वजह से उसकी एक इंसान से टक्कर हो गई। प्रथम उसे देखते हुए बोला, ध्यान से। तक्षक ने संभलते हुए उसे देखा और बोला, क्यों, अगर मैं गिर जाऊंगा तो मुझे नहीं संभालोगे क्या? प्रथम को उसकी बात बहुत अजीब लगी। तक्षक व्यंग्य से मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी गलती नहीं है,
जाल होता ही फंसने के लिए है। प्रथम हैरानी भरे एक्सप्रेशन के साथ बोला, एक्सक्यूज़ मी। तक्षक मुस्कुराते हुए ही बोला, कुछ नहीं, जब ठोकर लगेगी तो समझ जाओगे। अब प्रथम भी एटीट्यूड से मुस्कुराया और बोला, वो मेरी किस्मत होगी। बोलकर वो वहाँ से जाने लगा, लेकिन तक्षक ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। प्रथम ने हैरानी भरी नज़रों से उसे देखा। अगले ही पल तक्षक ने उसके हाथ पर कुछ रखा। प्रथम की आंखें और भी ज़्यादा बड़ी हो गई। उसके हाथ में वो घड़ी थी जिसमें आरजू के दुपट्टे का टुकड़ा फंसा था, और अब तक्षक ने उस घड़ी को प्रथम के हाथ पर रख दिया था और अभी तक वो कपड़ा उसमें फंसा हुआ था। प्रथम कुछ बोलता उससे पहले ही तक्षक बोला, मैं किसी की अमानत नहीं रखता, और जिन लोगों से नफरत हो उनकी तो बिल्कुल भी नहीं। बोलते हुए उसने प्रथम के हाथ से अपना हाथ हटा लिया और तेज कदमों से वहाँ से चला गया। प्रथम उसकी बात सुनकर हैरान भी था और थोड़ा कंफ्यूज भी। वो उसके बारे में पता करने के लिए रिसेप्शन पर जाता, उससे पहले ही उसका फ़ोन बजा। उसने देखा तो उसके डैड का कॉल था। उसने कॉल रिसीव किया और सामने से बात सुनकर उसके चेहरे पर परेशानी छा गई और वो जल्दी से अपनी गाड़ी की तरफ भागा। अर्जुन अपने कमरे में अभी अभी वापस आया ही था। वो भी मन्नत को ढूंढ रहा था। हालांकि उसके आदमी पूरी मनाली में लगे हुए थे, लेकिन वो अपनी तरफ से भी कोई कमी नहीं छोड़ रहा था। अभी अंदर जाकर उसने अपनी शर्ट का एक बटन ही खोला था कि उसका फ़ोन बजा। उसने फ़ोन देखा। उसके उस आदमी का फ़ोन था जिसे उसने मन्नत को ढूंढने के लिए काम पर लगाया हुआ था। उसने कॉल रिसीव किया। सामने वाले की बात सुनते हुए उसके चेहरे पर पल में एक्सप्रेशन बदल रहे थे। कभी गुस्सा झलकता तो कभी मुस्कुराहट आती, कभी आंखों में नफरत दिखाई देती तो कभी बेइंतहा मोहब्बत। जल्दी से उसके कॉल डिस्कनेक्ट किया और वापस कमरे से बाहर निकला। अभी वो कॉरिडोर में ही आया था कि उसे सामने तक्षक दिखाई दिया। वो तक्षक से कुछ कहता, उससे पहले ही तक्षक बोला, साथ चलना है या अकेले अकेले। उसकी बात सुनकर अर्जुन व्यंग्य से मुस्कुराया और बोला, जब मकसद एक है तो रास्ता अलग क्यों। तक्षक उसे देखते हुए तिरछा मुस्कुराया। तारिणी निवास मन्नत और आरजू अभी अभी खाना खाकर वापस अपने कमरे में आई थी। दोनों को ही बहुत ज़्यादा बेचैनी महसूस हो रही थी, लेकिन दोनों में से ही कोई भी इस बेचैनी का जिक्र भी एक दूसरे से नहीं कर रहा था। तभी बाहर डोर बेल बजी। आरजू कमरे से बाहर निकलती उससे पहले ही हॉल में बैठे मनोहर जी ने दरवाज़ा खोल दिया था। सामने तक्षक और अर्जुन दोनों खड़े थे।